जैन साथियों, आपका स्वागत है कीर्ति कैंपस में। मैं कीर्ति कुमार। इस सीरीज में ये आज का जो हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसमें क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक भी कवर किया जाएगा और इसका टारगेट होगा 2025 में होने वाला ऑल वन डे एग्जाम। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन। अब पहला क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। इन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। और ये स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस स्तर पर की? तो तहसील स्तर पर की, आधुनिक भारत में। ओके, स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है किसको? लॉर्ड रिपन को। ये तो आधुनिक काल की बात हुई। प्राचीन काल में हम देखते हैं स्थानीय स्वशासन सबसे पहले चोल साम्राज्य में देखने को मिलता था और इस साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। और इस स्थानीय स्वशासन को इस काल में वरियम या वारियम कहा जाता था। आप एक कमेंट कीजिए कि चोल काल में जो स्थानीय स्वशासन था इसमें कितने साल के लिए इन लोगों को चुना जाता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 1688 में कौन सा भारत का पहला नगर पालिका निगम था? अमृतसर, दिल्ली, कलकत्ता या मद्रास? तो कौन सा नगर निगम था सबसे पहला? मद्रास नगर। कब? 1688 में। और यहां आप देख रहे होंगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे लेटेस्ट आए हुए एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? तो ये किसने कहा था? ये कहा था चार्ल्स मैटकाफ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली प्रथम समिति थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति थी। अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते। ये समिति थी ग्रामोद्धार समिति। इस समिति का गठन 1957 में किया। कब किया गया? 1957 में किया गया। इस समिति का हेड बनाया गया था बलवंत राय मेहता समिति। इसके कारण गठित की गई थी तो पंचायतों के कारण गठित की गई थी। इस समिति के आधार पर ही भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव पड़ी। इस समिति ने स्थानीय स्वशासन को 3 स्तरों में डिवाइड किया। इन्होंने जो सुझाव दिया कि ये प्रणाली कैसी होनी चाहिए, ये प्रणाली त्रिस्तरीय होनी चाहिए। और वो 3 स्तर कौन कौन से थे? एक गांव लेवल पर था ग्राम पंचायत, एक ब्लॉक लेवल पर था पंचायत समिति, और एक नगर लेवल पर था। तो कितने स्तर पर थी? 3 स्तर पर। कौन कौन सी? गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और नगर पर जिला लेवल पर तो जिला परिषद। कौन कौन सी थी? जिला परिषद। क्लियर है ना? बलवंत राय मेहता समिति ने कितने आधार बताए, कितने स्तर बताए? 3 स्तर। तो इस समिति के आधार पर ही 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान में भी कहा? राजस्थान के नागौर जिले में, नागौर जिले के बगदरी गांव में ये प्रणाली शुरू करके स्थानीय प्रशासन की शुरुआत की। 1959 में ही दूसरा स्थान जहां पर इस प्रणाली को शुरू किया गया वो इस राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कहा? आंध्र प्रदेश के सादनगर के महबूब नगर में यह प्रणाली शुरू की गई और इसके बाद पूरे भारत में की शुरुआत हो गई। लेकिन यहां पर क्या था कि ये अभी फिलहाल ऐच्छिक टाइप की थी। क्यों? क्योंकि यहां इसको संविधान में मान्यता दी नहीं गई थी। क्लियर है ना? आगे, वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति ने
किसकी स्थापना के लिए अनुशंसा की थी? तो आप यह ध्यान रखेंगे कि बलवंत राय मेहता पंचायती राज के लिए, अशोक मेहतावी पंचायती राज व्यवस्था के लिए थी। इस समिति ने 2 स्तरों पर बात की थी। कितने स्तर बताए थे इसने? 2 स्तर। और यहां पर इनका एक स्तर था मंडल लेवल पर। किस पर? मंडल लेवल पर। और एक जिला लेवल पर था। एक तो मंडल लेवल पर और दूसरा जिला लेवल पर। इनकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो किस समिति को नियुक्त किया गया था? लक्ष्मी मल सिंघवी को नियुक्त किया गया था इसके लिए। तो LM सिंघवी समिति को इसके लिए नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा? देखो यहां पर आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या? अगर हम यहाँ पे वर्ष ये हटा दें तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे इसको टारगेट बनाया गया है कि वर्ष है, तो इसका आंसर होगा PK थुंगन समिति। PK थुंगन समिति ने सिफारिश पेश की थी कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में ये रेगुलर तौर पर लागू नहीं था। इससे पहले लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने भी इसको संवैधानिक मान्यता देने के लिए कहा था। लेकिन लक्ष्मी, यहां पर ऑप्शन क्वेश्चन क्या है? 1989। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति आई थी 1986। ओके, तो 86 में लक्ष्मीमल सिंघवी, लेकिन यहां पर पूछा गया है 89। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों समिति ने ही कहा था कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देना चाहिए। क्लियर है ना इतना? नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया। तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में। ये स्थानीय जो निकाय है इसके लिए भाग 4 नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 40 में कहा गया है कि राज्य पंचायतों का गठन करेगा। इसको वहां हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें पूरा ट्रिक से ये समझाया गया है। इसको कैसे याद रखेंगे? 45। कैसे याद रखेंगे? 45। तो आर्टिकल 40 को लागू करने के लिए ही 73वां संविधान संशोधन आया था। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के अनुसार की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 73वां। तो पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप इसके बारे में ध्यान रखें। क्या कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। कब हुआ? तो 1992 में हुआ। लेकिन ये लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 इससे लागू किया गया। इसी कारण 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये जो अमेंडमेंट था 73वां, वो 24 अप्रैल को लागू किया गया था। और इस संशोधन के द्वारा भारत में क्या कुछ हुआ? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। इसे पंचायती राज कहा गया। और इसके तहत क्या हुआ? भारतीय संविधान में भाग 9 और अनुसूची 11 जोड़कर इसको संवैधानिक मान्यता दे दी गई। और कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए। और वो जो 16 अनुच्छेद थे वो कहां से कहां तक थे? अनुच्छेद 243 और 243 ए से लेकर 243 ओ तक। टोटल कितने हो गए?
16 अनुच्छेदों द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता दे दिया गया। क्लियर है ना इतना? और किसके आधार पर? यहाँ पर तो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। इसी कारण से बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का शिल्पकार भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आया है कि पंचायती राज का शिल्पकार किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? बलवंत राय मेहता। इतना क्लियर? बिल्कुल। इसे स्थानीय स्वशासन या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा गया। पंचायती राज को क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब ऐसा क्यों कहते हैं? जैसे हम कहते हैं हमारी केंद्र की सरकार, तो केंद्र की सरकार में क्या होता है? समस्त शक्तियां एक केंद्र में होती हैं। लेकिन पंचायती राज में क्या होता है कि सारी शक्तियां डिवाइड होती हैं। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गांव के प्रधान को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी कि वो अपने गांव का विकास करे। तो ये कैसा? शक्तियों का बंटवारा हो गया, शक्तियों का क्या हो गया? पृथक्करण। तो विकेंद्रीकरण इसे कहा जाता है। अब इसको अनुसूची कैसे, एक छोटा सा वीडियो है, आप उसे जाके देख सकते हो। उसमें 12 की 12 अनुसूचियां ट्रिक से समझाई गई। जैसे यहाँ पे क्या बताया गया है, 11 से 11 और 11 से ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, तो ये तैयार हो जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि जितना भी स्थानीय निकाय से संबंधित चुनाव है, वो सारे के सारे चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। इसको छोड़कर और बाकी सारे के सारे चुनाव केवल कौन कराता है? निर्वाचन आयोग कराता है। तो अगर राज्य निर्वाचन आयोग की बात आ जाए तो ग्राम प्रधान से लेकर स्थानीय शहरी स्थानीय निकाय तक के चुनाव को यही कराता। क्लियर है ना इतना? पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इसके लिए नियम कौन बना सकता है? इसके लिए नियम राज्य बना सकता है। तो किस सूची के तहत है? ये राज्य सूची के तहत है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी संस्था या निकाय पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में शामिल नहीं है? देखते हैं कौन सी। अभी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं इस पे। ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर है, ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तहसील परिषद। नेक्स्ट, संविधान का 73वां संशोधन क्या कहता है कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को राज्य के स्थानीय शासन में न्यूनतम संरचना का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है, वैसे त्रिस्तरीय है, कि अगर वहां पर 20 लाख से जनसंख्या कम है तो वो अपने यहाँ 2 स्तर भी बना सकता है। और इसका एग्जाम्पल कौन है? सिक्किम। तो सिक्किम में कितने व्यवस्था है, कितने स्तर की प्रणाली है? तो वहां पर 2 स्तर की व्यवस्था है। कहां पर? तो इसका आंसर होगा सिक्किम। तो 2 स्तर में कौन सा स्तर नहीं होता? इसमें मध्यम स्तर, जिसे हम कहते हैं ब्लॉक, वो यहां पे शामिल नहीं होता। क्लियर है ना इतना? क्लियर? एक कमेंट कीजिए कि किस राज्य में 4 स्तर की प्रणाली। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है, तो किसमें नहीं है? नागालैंड में भी नहीं है, मेघालय, मिजोरम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, इनमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं? तो दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकें किनके द्वारा आहत की जाती हैं? तो किसके द्वारा? यहाँ एक कर्मचारी होता है, ग्राम पंचायत सचिव, इनके द्वारा इनकी बैठकें बुलाई जाती। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए किसी उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना होगा। 18 वर्ष किसके लिए है? मत देने के लिए। 25 वर्ष किसके लिए है? लोकसभा या राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। कितनी? 25। 30 वर्ष किसके लिए है? तो राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष। 35 वर्ष किस किस के लिए है? जल्दी से कमेंट कीजिए कि 35 वर्ष किसके लिए है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकें, ये तो हो गया। यदि पंचायत विघटित की जाती है तो कितने समय में चुनाव करवाए जाते हैं? कितने समय में चुनाव करवाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार आया।
अभी आप देख रहे हैं सीजीएल 2022 में आया है, उत्तराखंड पीसीएस 2022 में, और न जाने कितने बार क्वेश्चन आया है कि यदि कोई भी पंचायत विघटित हो जाती है तो 6 महीने के अंदर नया चुनाव कराना होगा। यहां पर भी एक कंडीशन है, अगर चुनाव में 6 माह या उससे कम समय का शेष है, जैसे कोई भी पंचायत 5 साल के लिए होती है, या कितने साल के लिए, 5 साल के लिए होती है। अब अगर उसका कार्यकाल 4 साल का हो चुका है तो नया चुनाव होगा, 6 महीने के अंदर नया चुनाव होगा। लेकिन अगर बाई चांस 4.5 साल कार्यकाल पूरा हो जाता है, अब टाइम बचा 6 महीना, तो 6 महीना या 6 महीने से कम का समय बचा है तो नया चुनाव नहीं होगा। डीएम जैसी व्यवस्था कर देगा वो व्यवस्था मान्य होगी। क्लियर है ना इतना? आगे, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? ये 2 से 4 बार अभी तक क्वेश्चन आया है कि पंचायत समिति किस स्तर पर होती है, तो ब्लॉक स्तर पर होती है। किस स्तर पर? ब्लॉक स्तर। नेक्स्ट, ब्लॉक या खंड पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो समिति के सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ई के तहत प्रत्येक पंचायत यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती तो अपने प्रथम अधिवेशन से कितने वर्ष तक रहेगी? इससे अधिकार अधिक नहीं तो 5 साल। देखो क्वेश्चन की भाषा बड़ी टफ है लेकिन उसका भाव बड़ा आसान है। क्या? कि कोई भी पंचायत अपने पहले अधिवेशन से कितने समय तक के लिए अपने अस्तित्व में रहती है? 5 साल के लिए अपने अस्तित्व में रहती है। सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो 33% या 1/3 भाग यहां पर आरक्षित है। और हमारे यहाँ चुनाव में केवल स्थानीय निकाय चुनाव ही वर्तमान में ऐसे हैं जहां महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है। कितना? 1/3। नेक्स्ट, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन पहले तो कौन करता है? वित्त आयोग। क्योंकि ये अब इसका आंसर कैसे देंगे? पूरी पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, तो इसमें इस वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल करेगा, वहां का गवर्नर करेगा। क्लियर है ना? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय, इसमें 29। और नगर पालिका के लिए वहां पर 18 विषय। क्लियर है ना? नेक्स्ट, पंचायतों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में 3 सही है, वो आपको याद रखना है। पंचायतों के सदस्य सीधे ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं, बिल्कुल सही है। पंचायतों के चुनाव का आयोजन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। केंद्रीय सरकार कानून द्वारा किसी पंचायत को कर उगाही के लिए प्राधिकृत कर सकती है। जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या ये सही है? नेक्स्ट, प्रत्येक पंचायत अपनी बैठक के आयोजन की तिथि से आरंभ करके 5 वर्ष तक कायम रहती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये। क्यों? क्योंकि कर उगाही के लिए कौन प्राधिकृत कर सकता है? तो इसका आंसर होगा राज्य सरकार। कौन प्राधिकृत कर सकता है? राज्य सरकार। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता? स्वच्छता स्थानीय निकाय का विषय है, जन स्वास्थ्य स्थानीय निकाय का विषय है, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण ये भी स्थानीय प्रशासन का विषय है। तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों? कानून एवं व्यवस्था, ये स्थानीय शासन का विषय नहीं है। नेक्स्ट, इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी? इसका आंसर क्या होगा? 74वां। कब? तो 92। ये लागू कब किया गया? 1993। तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक अधिकार दिया गया है। और इसके लिए क्या किया गया है? भारतीय संविधान में भाग 9 का अनुसूची 12 जोड़कर
नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी गई है। और इसमें अभी पीछे चर्चा की है, कितने विषय रखे गए हैं इसमें? 18 विषय रखे गए हैं। और इसके लिए कितने भागों में डिवाइड किया गया है इसको, नगर पालिका को? अभी हम चर्चा करेंगे, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के तहत नगर पालिकाओं को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? 3 श्रेणियों में। कौन कौन सी? एक नगर परिषद, दूसरी, और ये जो डिवाइडेशन किया गया है ये जनसंख्या के आधार पर किया गया है, और तीसरा नगर निगम। और आगे कुछ ही दिन के बाद हम एक पूरा प्रॉपर क्लास लेके आएंगे, उसमें हम ये सब्जेक्ट क्रम से पूरे टोटल पढ़ाएंगे फ्री। क्लियर है ना इतना? कितने भागों में? तो 3 भागों में। नेक्स्ट, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों को नियंत्रित करता है? तो कौन सा? छोटे शहरी नगर परिषद या नगर पालिका परिषद। क्लियर है ना? आई होप आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर कोई कमी है तो भी आप कमेंट कीजिए, हम उसमें सुधार करेंगे। क्लियर? और अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू वेरी मच।